नमस्कार, मैं रविश कुमार। चुनाव के समय कई बयानों का कोई ओर छोर नहीं होता है। लोग पूछ रहे हैं आटा महंगा है, प्रधानमंत्री कहते हैं डाटा सस्ता है। जनता पूछ रही है कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंस्टा और रील देखना सस्ता हो गया। मोदी सरकार है इसलिए 250-300 रुपए का डेटा महीने का मिल रहा है, वरना कांग्रेस की सरकार होती तो एक महीने का बिल 5,000 रुपए तक आ रहा होता। इतना बचा दिया है प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नीति ने। अगर यही हिसाब सही है तो फिर यह भी हिसाब हो कि गैस का सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल और डीजल यूक्रेन युद्ध के पहले भी 100 रुपया लीटर से भी ज्यादा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। इनके कारण आपकी जेब से 5,000 रुपए निकले या उससे भी अधिक निकल गए। आप जब 2021 में 110 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे तब आपकी जेब से कितने हजार निकलते जा रहे थे, पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से। दिल्ली में जયારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે 1 GB ડેટા એના 300 રૂપિયા થતા હતા। 300 રૂપિયા કેટલા? આજે આ મોદીની સરકાર આયા પછી માત્ર 10 જ રૂપિયા થાય છે। આ પૈસા તમારા બચ્યા કે ના બચ્યા? અત્યારે તમે જે લોકો મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરો છો, વોટ્સએપ કરતા હશો, વિડિયો રીલ જોતા હશો, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જતા હશો, આ બધું જે કરો છો ને, જો પહેલાની સરકાર હોત તો બિલ કેટલું આવ્યું હોત તમને ખબર છે? જો પહેલાવાળી સરકાર હોત ને તો તમારું બિલ 4 થી 5,000 રૂપિયા દર મહિનાનું આવ્યું હોત ભાઈઓ। આજે આ મોદી સરકારની નીતિઓનું પરિણામ છે કે 250-300 રૂપિયામાં તમારો મોબાઈલ ફોન તમારી આ રોશની ચમકાવી રહ્યો છે ભાઈઓ। બોલો મારી સાથે ભારત માતા की। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार की नीति के कारण डाटा सस्ता है, तब फिर बताना ही चाहिए कि उनकी सरकार की नीति से आटा क्यों नहीं सस्ता है। मई के महीने में हरिकिशन शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट लिखी कि अप्रैल में आटा 32 रुपए 38 पैसे किलो का हो गया। जनवरी 2010 के बाद सबसे अधिक रेट, 12 साल में आटा सबसे महंगा, और प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि डेटा सस्ता हो गया है। प्रधानमंत्री भूल गए कि आटा जब महंगा होने लगा था तब जून 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई थी ताकि कीमतों को स्थिर किया जा सके। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री का यह बयान कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि 2 साल के दौरान महंगाई को लेकर जब भी मुद्दा उठा, सवाल उठे, प्रधानमंत्री ज्यादातर समय खामोश ही रहे। अपने इस बयान में प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इंस्टा देख पा रहे हैं, रील देख पा रहे हैं क्योंकि डेटा सस्ता है। तो आप यही देख लीजिए कि आप इंस्टा और रील देखने की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। पिछले 34 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 47% की वृद्धि हुई है, जो प्रधानमंत्री नहीं हम बता रहे हैं। 1 जनवरी 2020 को घरेलू सिलेंडर 714 रुपए का था, जो इस नवंबर 1,053 रुपए का हो गया। अगर महीने में एक सिलेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं तो एक साल में 4,068 रुपए आपकी जेब से निकल जाते हैं। महंगाई काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है और मोदी सरकार के दौर में ही है। जब प्रधानमंत्री डेटा सस्ता होने का श्रेय ले रहे हैं तो फिर इन चीजों के महंगा होने का श्रेय किसे दिया जाए? अगर आप किसान हैं तो चारे के दाम में जो वृद्धि हुई है उसे भी जोड़ लीजिए। 400 रुपए क्विंटल चारा 1,200 रुपए क्विंटल बिका है। इस हिसाब से आपकी जेब से कितने पैसे निकले होंगे उसका हिसाब खुद कर लीजिए या माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री डेटा सस्ता होने का श्रेय ले रहे हैं, लग रहा है कि इलॉन मस्क भी उनकी नीतियों के कारण ट्विटर पर ब्लू टिक का रेट $8 से कम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान को एक और तरह से देखा जा सकता है। उनकी राजनीतिक विचारधारा के प्रसार में सस्ता डेटा का बहुत बड़ा रोल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ी होती गई और पुष्ट अपुष्ट सूचनाओं का संसार फैलता चला गया, और यह संभव नहीं होता अगर डेटा सस्ता ना हुआ होता। तो डेटा सस्ता होने के लाभार्थी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भी है। एक वेबसाइट पर हिसाब है कि 2015 में जो सामान 100 रुपए का आता था वो अब 145 रुपए का आता है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ गई है।
इस हिसाब से आपके आज के पैसे का वैल्यू कितना घटा है उसका भी हिसाब आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, अगर जवाब मिलता है तो। हम बस उन खबरों की कतरनें दिखा रहे हैं जो पिछले साल की हैं। नवंबर 2021 की खबर के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने कॉल और डेटा के दाम में 18 से 25% की वृद्धि की है, यह खबर छपी है। एयरटेल ने भी 25% की वृद्धि कर दी, जियो ने भी 20% की वृद्धि कर दी। यह तब हुआ जब वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्कूल चल रहे थे, लोगों के फोन और इंटरनेट बिल भी बढ़ गए हैं। तो आप प्रधानमंत्री से पूछिए कि कहां से उनकी नीतियों के कारण डेटा सस्ता हुआ है। हिंदू में खबर छपी है, पुरानी खबर है कि धारवाड़ में डेटा महंगा होने के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। 2014 के पहले टेलीकॉम सेक्टर में कितनों को रोजगार मिलता था और अब कितनों को मिल रहा है, इसका भी अध्ययन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए। क्यों टेलीकॉम सेक्टर में 2-3 ही मुख्य खिलाड़ी रह गए हैं। वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल की हालत खस्ता लगती है। बीएसएनएल जिसकी पहुंच गांव-गांव में हुआ करती थी और लोग इसकी सेवा से खुश नजर आते थे, उसे लेकर कई बार आंदोलन हो चुके हैं कि नीतियों में भेदभाव के कारण ही बीएसएनएल की हालत खस्ता हुई है। आप ऐसे बचकाने आर्ग्यूमेंट्स क्या देते हो कि मैं डेटा दे दूंगा। लोग आपसे आटा मांग रहे हैं, आप डेटा की बात कर रहे हैं और डेटा की बात में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि मैंने सस्ता कर दिया। अरे टेक्नोलॉजी जब रिवोल्यूशनाइज हुई है, टेक्नोलॉजी जब बढ़ी है तो डेटा सस्ता हुआ है। अगर कंपेयर करना है तो 2003 और 2014 का भी कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2014 की तुलना में जो आज आप कंपैरिजन कर रहे हो उससे कम डेटा की कीमत उस समय हुई थी। एक वेबसाइट है cable.co.uk। इस वेबसाइट पर जो डेटा है उसके अनुसार एशिया के कई देश हैं जहां 1 GB गीगाबाइट डेटा $1 से कम का है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में 1 GB का डेटा आधे डॉलर से भी कम का है। इसके अनुसार सस्ता डेटा देने के मामले में दुनिया में भारत का स्थान 5वां है। सबसे सस्ता डेटा इजराइल में मिलता है, उसके बाद इटली का स्थान आता है। दक्षिण कोरिया में 1 GB डेटा $12 का है, तब भी यह 984 रुपए के करीब होता है। स्विट्जरलैंड में भी डेटा महंगा है, 1 GB डेटा $7 का आता है, यानी 572 रुपए का। अमेरिका और कनाडा में करीब 408 रुपए का पड़ेगा। लेकिन ऐसी खबरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं घुमाई जाती हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे पता चले कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के लोन बट्टे खाते में डाल दिए गए। यह वो पैसा है जिसे कर्ज के तौर पर लिया गया और कॉरपोरेट नहीं चुका सका, जिसके चुकाए जाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए बैंक राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं ताकि बार बार यह राशि एनपीए के खाते में ना दिखे। जॉर्ज मैथ्यू ने आरटीआई के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक से इस बारे में जानकारी मांगी। बहुत मेहनत से लिखी गई इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए ताकि इनकी वसूली अलग से होती रहे। इस 10 लाख करोड़ में से केवल 13% की वापसी हो पाई है। 1,32,000 करोड़ से अधिक की ही वसूली हुई है। रिजर्व बैंक ने आरटीआई में यह नहीं बताया कि किन लोगों ने किन कंपनियों के लोन बट्टे खाते में डाले गए हैं, उनका राइट ऑफ किया गया है। इन लेनदारों के नाम क्यों नहीं बताए जाते हैं। आम दर्शकों को समझना होगा कि बैंकों का एनपीए कम इसलिए लग रहा है क्योंकि लोन न चुकाने पर उस राशि को एक अलग खाते में डाल दिया गया है। एनपीए की राशि और राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाली गई राशि अलग होती है। एनपीए का हर पैसा बट्टे खाते में नहीं डाला जाता है। इसे आप इस तरह से देखिए। इस साल जुलाई में लोकसभा में सरकार ने बताया कि सभी अनुसूचित कमर्शियल बैंकों ने पिछले 8 वर्षों में एनपीए हो चुके लोन में से 8,60,000 करोड़ से अधिक का लोन रिकवर किया है, वापस लिया है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि बट्टे खाते में जो पैसा डाला गया है उसकी वसूली बहुत ही कम है। ऐसा है कि पिछले 10 साल में तो 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा माफ किया गया है और अभी पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा माफ किया गया है ना। तो यानी जो माफ किया गया पहले 5 साल में वो था 3 लाख करोड़ रुपए के ऊपर और अभी 10 लाख करोड़ रुपए के ऊपर। यानी कि जो एनपीए का माफ करने का जो वो दौर है वो ज्यादा तेज हो गया है पिछले 5 साल में। यानी कि अभी 2022 में हम हैं तो 2017 के बाद वो ज्यादा तेज हुआ है। तो इतना तो हम बता सकते हैं
अब सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या है। जो एनपीए को हम राइट ऑफ करते हैं क्योंकि सिर्फ 1 लाख करोड़ से ऊपर का ही जब वापस आया है, 8.5 लाख करोड़ रुपया नहीं आया है वापस, तो इसका मतलब है कि वो जो बैंक का लॉस हो गया, क्योंकि वो जब राइट ऑफ करते हैं तो उसको फिर जो लॉस में दिखा देते हैं। तो इससे हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जहां पे कि एनपीए ज्यादा है, उसका लॉस ज्यादा हो गया। अब जब उसका लॉस ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर उसके जब परेशानी में आ जाएगा बैंक, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम हो जाएगा, उसका जो सर्विसेज देगा वो कम हो जाएगा क्योंकि वो लोगों को हायर कम करेगा। फिर वो जो गैप होता है जिस उस पे वो इंटरेस्ट पे लेता है पब्लिक से और जिस पे वो इंटरेस्ट पे देता है बिजनेस को, वो गैप बढ़ जाता है। तो उससे पब्लिक को भी नुकसान होता है और जो बोरो कर रहा है पैसा उसको भी नुकसान होता है कि जो उसका वो जो गैप है। अगर बैंक में इतना एनपीए नहीं होगा तो फिर ये जो गैप है वो कम होगा, तो जब बिजनेस वाले को लोन कम इंटरेस्ट पे मिल सकता है थोड़ा, और जो पब्लिक है उसको ज्यादा इंटरेस्ट का रिटर्न मिल सकता है। तो ये कई तरह के लॉसेज हैं जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे एचडीएफसी है, जैसे आईसीआईसीआई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका जो मार्केट कैप है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बहुत ज्यादा है। तो उससे मार्केट पे भी असर पड़ता है, सरकार के ऊपर भी असर पड़ता है, पब्लिक के ऊपर भी असर पड़ता है, और प्रेशर बढ़ जाता है कि देखो पब्लिक सेक्टर तो इतना जो कामयाब नहीं है, उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए वगैरह वगैरह। आज के ही लाइव मिंट अखबार में खबर है कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक स्टार्टअप सेक्टर में 20,000 लोग नौकरी से निकाल दिए गए हैं। गुजरात के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा नौकरी नहीं चाहता, स्टार्टअप करना चाहता है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री 22 नवंबर को 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके पहले अक्टूबर महीने में 75,000 नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। पीआईबी की रिलीज में इसकी कोई जानकारी नहीं है कि 71,000 लोग किस विभाग के हैं, उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की है और कब पास की है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि डेटा सस्ता हुआ है, लेकिन इसी दौर में डेटा विवादित हुआ है, डेटा संदिग्ध हुआ है और डेटा झूठा भी साबित हुआ है। कई बार सरकार पर आरोप लगे कि वह रोजगार से संबंधित डेटा सही नहीं बताती है। बेरोजगारी का डेटा आता है तब चुप्पी छा जाती है, मगर डिबेट के लिए ऐसे विषयों की तलाश रहती है। उसमें से भी हत्या और बलात्कार के मामलों में धार्मिक एंगल पर विशेष नजर रहती है, वरना आप हिंदी अखबारों को पलटकर देखिए। यह खबर 14 अगस्त की है झांसी से। अमर उजाला ने लिखा है कि निक्की साहू ने अपने जन्मदिन पर मोनू अहिरवार को केक काटने के बहाने बुलाया और अपनी प्रेमिका का ही गला काट दिया। मोनिका मर गई। यह खबर 10 अक्टूबर की है, अमर उजाला में छपी है। फिरोजाबाद की इस खबर में लिखा है कि गौरव ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका खुशबू की हत्या कर दी और उसका शव अपने ही घर में दफना दिया। 2 साल बाद यह मामला सामने आया। यह खबर उत्तराखंड के काशीपुर की है, 1 सितंबर की, और अमर उजाला में ही छपी है। प्रेमिका की शादी की बात सुनी तो प्रेमी ने मां और बेटी दोनों की हत्या कर दी। अब यह खबर यूपी के बागपत की है, 9 नवंबर के अमर उजाला में छपी है। आरिफ और महजबी में प्यार था, दोनों ने शादी की और भाग गए। महजबी के भाई मुरसलिन ने ही दोनों की हत्या कर दी। यह खबर इसी 4 अगस्त की है, इसी साल की, अमर उजाला में छपी है। हरदोई जिले का दीपक पूजा से प्यार करता था, दोनों घर से भागकर साथ रहने लगे। जब दीपक पूजा को लेकर घर लौटा तो पूजा के पिता ने दीपक को गोली मार दी, दीपक मर गया। यह खबर भी कानपुर के पास की है, अमर उजाला में मार्च के महीने में छपी है। सोनश्री का फोन व्यस्त था। जितेंद्र सोनश्री से प्यार करता था, उसे लगा कि सोनश्री का किसी और से चक्कर है, उसने अपनी प्रेमिका की ही हत्या कर दी और जंगल में शव फेंक दिया। यह खबर तो 20 नवंबर की है, इसी साल की, मगर बिहार के नालंदा से है। विकास और ज्योति प्रेम करते थे, दोनों की अलग अलग शादी हो गई, तब भी प्रेम में बने रहे। एक दिन विकास की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में ज्योति भी पकड़ी जाती है। 26 सितंबर अमर उजाला की खबर है। हरियाणा के हिसार में रोटी नहीं बनाने की बात को लेकर हुए झगड़े से तैश में आए पति ने पहले अपनी पत्नी करीना की गला दबाकर हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद फिर अपने 1.5 साल के बेटे चीकू को भी मार डाला। उसने बाद में शव को कहीं झाड़ियों में फेंक दिया। 17 अगस्त जागरण मेरठ से यह खबर है।
लिसाड़ी गेट के कब्रिस्तान में युवती के सनसनीखेज कत्ल का पर्दाफाश भी हैरत अंगेज निकला है। प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी बेटी की सोते हुए बेड पर पिता ने ही गर्दन काट दी थी। उसके बाद शव को चादर में बांधकर साइकिल पर रख कब्रिस्तान में फेंक दिया। साथ ही सिर को उससे करीब 2 किलोमीटर दूर माधवपुरम में पानी की टंकी के पास नाले में फेंका। आरोपित पिता को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सिर भी बरामद कर लिया है। ये सारी खबरें हैं। ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो आपको हिंदी अखबारों में नियमित रूप से मिल जाएंगी। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रेम संबंधों के कारण की गई सभी हत्याएं एक समान लग सकती हैं, मगर होती नहीं हैं। हर हत्या एक दूसरे से अलग होती है। हर अपराधी की अलग मानसिकता होती है, उसकी अलग बुनावट होती है। जो अपराधी साइकोपाथ होता है उसकी पहचान अलग से की जानी चाहिए। उसे हत्या की सनक होती है, वह अन्य कारणों से हत्या को अंजाम देता है, जैसा कि श्रद्धा वॉलकर और आफताब अमीन पूनावाला के केस में हुआ होगा। इस केस को सांप्रदायिक बनाने वाले, धर्म और जिहाद का एंगल ठूसने वाले खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ऐसी अनेक खबरें आपके सामने हैं। बस ऐसी खबरें उन चैनलों में अब रिपोर्ट नहीं होती हैं जहां श्रद्धा वॉलकर और आफताब अमीन पूनावाला का मामला बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हत्या की घटना पर जरूर बात होनी चाहिए, लेकिन हमें अपराध के पहलुओं को नजर से नहीं हटने देना चाहिए। आज ही जगन हत्या की ऐसी खबरें आई हैं जिसका सामना शायद ही आप कर सकें, लेकिन इसे देखकर बताइए कि आप कैसे सांप्रदायिक खांचे में रखने की कोशिश करेंगे या इस समस्या को किसी और तरीके से देखना चाहेंगे। बंगाल और यूपी से आई इन 2 खबरों को ध्यान से देखिए। 3 हत्याकांड और 3 इलाके, वो भी एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन तीनों ही इतने खौफनाक कि रूह कांप जाए। दिल्ली का सनसनीखेज श्रद्धा वालकर हत्याकांड सुर्खियों में है। लड़की की हत्या उसके ही लिव इन पार्टनर ने की और फिर शव के कई टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिए। इस केस की जांच चल ही रही है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से भी ऐसे ही भयानक हत्याकांड सामने आ गए। आजमगढ़ में इस शख्स प्रिंस यादव को अपनी ही पुरानी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने हत्या इसलिए की क्योंकि लड़की ने किसी और से शादी कर ली। प्रिंस यादव पर आरोप है कि उसने लड़की के शव के 6 टुकड़े किए और गांव के पास एक कुएं में फेंक दिए। पुलिस का दावा है कि प्रिंस ने लड़की का सिर भी काटा और हथियार समेत उसे करीब के ही एक तालाब में फेंक दिया। हत्या के इस आरोपी को रविवार को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि इसका मृतका के साथ 2 साल से संबंध था। मृतका की फरवरी में इसी साल शादी हुई थी। ये उस समय विदेश में था। जब इसको पता चला तो इस बात से बहुत नाराज हुआ और ये वापस आया। इसने कोशिश की मृतका को डरा धमका के किसी भी प्रकार से प्रलोभन देके कि ये अपनी उस शादी को तोड़ दे और इसके साथ रहे। इसमें इसका साथ इसके परिजनों ने भी दिया। उधर बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नौसेना के एक पूर्व अधिकारी 55 साल के उज्जवल चौधरी को उसके ही बेटे ने गला घोंटकर मार दिया। यही नहीं, उसने मां के साथ मिलकर अपने ही पिता के शव के 6 टुकड़े किए और आसपास के अलग अलग इलाकों में गाड़ दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मां और बेटे ने कहा कि उज्जवल चौधरी नशे का आदी था और उनके साथ मारपीट किया करता था। बेटे के इम्तिहान की फीस को लेकर हुए झगड़े के बाद उन्होंने उसे मार दिया। Animal was dragging that body. एक जानवर शव को खींच रहा था। हमें यकीन नहीं हुआ कि ये कोई शव होगा, क्योंकि हमारे आसपास पहले कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। इसलिए हम पास गए और देखा कि वो एक आदमी का शव था जिसने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। Immediately we called the police. दिल्ली में श्रद्धा वालकर का हत्याकांड और पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में जो मर्डर हुआ है, दोनों मर्डर के बाद बॉडी को अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह पे फेंका गया। बारुईपुर में पुलिस की तहकीकात अब इस बात पर है कि आरोपी मां बेटे को बॉडी को अलग अलग टुकड़े कर कर अलग अलग जगहों पे फेंकने का आइडिया कहां से मिला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही एक और भयानक हत्याकांड सामने आया। 22 साल की एक महिला के लापता होने के 4 दिन बाद उसका शव दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के करीब
लाल रंग के एक सूटकेस में मिला। इस मामले में पुलिस ने इस महिला के माता पिता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला के पिता नितेश यादव ने दिल्ली स्थित घर में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या की। इसके बाद पत्नी की मदद से शव को एक सूटकेस में डाला और एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता कॉलेज की दूसरी वर्ष की छात्रा थी और बिना बताए घर से गायब रहने पर माता पिता से उसकी अक्सर बहस होती थी। साधारण पृष्ठभूमि के परिवारों में ऐसे भयानक हत्याकांड बता रहे हैं कि समाज में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जो विवाद सामान्य बातचीत से सुलझाए जा सकते थे वो ऐसे भयानक अंजाम तक पहुंच रहे हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। दक्षिण 24 परगना से सौरभ गुप्ता के साथ आजमगढ़ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 4 दिन पहले की खबर है, नवभारत टाइम्स में छपी है। हरियाणा के करनाल में रविंद्र नाम का एक युवक रेणु नाम की अपनी प्रेमिका को बुलाकर मार देता है। उसके शव को बोरी में भरकर नाले में फेंक देता है। अमर उजाला की एक और खबर है 5 दिन पहले की। उज़मा परवीन जिससे प्रेम करना चाहती थी उसी से शादी करना चाहती थी। जीशान ने कथित रूप से उसे बदनाम करने की कोशिश की, उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और बाद में अपने ही परिवार के साथ मिलकर उज़मा की हत्या कर दी। आफ्ताब, अमीन पूनावाला और श्रद्धा वॉलकर के केस को लव जिहाद से लेकर क्या क्या नहीं बताया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा ऐसा किया जा रहा है जो इस बात पर चुप रहे कि स्वतंत्रता दिवस के दिन बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले, उसके परिजनों की हत्या करने वाले दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया। तब उन्हें माला क्यों पहनाई गई और तिलक क्यों लगाया गया। श्रद्धा वॉलकर की जघन्य हत्या को लेकर राजनीतिक अवसर ढूंढने वाले अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, लेकिन आप अपने आसपास के समाज में नजर घुमाकर देख लीजिए कि प्रेम करने के कारण बेटियां बाप के हाथों मार दी जाती हैं, प्रेम संबंधों में प्रेमिकाएं मार दी जाती हैं। आफ्ताब, अमीन पूनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता। बहुत सारे आफ्ताब, अमीन पूनावाला बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। हमारे समाज में स्त्री के प्रति हिंसा एक सच्चाई है, हर धर्म में है, हर जाति में है। भारत में 3 में से 1 महिला अपने ही परिचित की हिंसा झेल चुकी है, उसकी शिकार है। यह राष्ट्रीय फैमिली सर्वे का डेटा है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट मंगलवार तक होना था, लेकिन अब इस टेस्ट में कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफ और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने होंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले अदालत और आरोपी दोनों की परमिशन लेनी होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अभी कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो कोर्ट ने जो सिर्फ नार्को टेस्ट के लिए उसकी कंसेंट ली थी, तो आज शायद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो कितना समय लग सकता है अभी? तो जैसे अगर उनको कंसेंट मिल जाती है आजकल में, तो विद इन 10 डेज हम उसको पॉलीग्राफ भी का भी हो जाएगा और नार्को भी कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट उसकी मेडिकल फिटनेस अगर ठीक है तो। आफ्ताब पूनावाला बार बार बयान बदल रहा है। श्रद्धा के शव के कई टुकड़े, उसका मोबाइल फोन और कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, इसलिए पुलिस नार्को टेस्ट करवा रही है। हालांकि अदालत में सबूत के तौर पर ये मान्य नहीं है। नार्को टेस्ट जो होता है एक इन्वेजिव टेक्निक है, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो है एनेस्थीसिया देके उसको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं। ट्रांस स्टेट में ले जाने के बाद जो भी उस क्राइम से रिलेटेड जो भी वो इन्फॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है, तो वो उसको रिवील करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। इसमें जैसा कि पुरी साहब ने बताया कि उसको सबकॉन्शियस किया जाता है, जो भी क्रिमिनल होते हैं या एक्यूज होते हैं, सबकॉन्शियस में ऐसा माना जाता है कि जो भी क्वेश्चन हम उससे करेंगे वो उसका जवाब सच ही देगा, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन करने की क्षमता कम रह जाएगी। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि मौकाए वारदात की फॉरेंसिक जांच कर ली गई है। अब आगे जो सबूत मिले हैं उनकी लैब में वैज्ञानिक जांच होगी। हमारे एक्सपर्ट बहुत ही स्पेशलिस्ट गए हुए थे और उन्होंने काफ़ी सर्चिंग के बाद उसको आइडेंटिफाई किया, और जो भी चीज़ें वहाँ पे जो भी क्लूज मिले उनको उन्होंने आईओ को हैंडओवर कर दिया है, और निश्चित तौर पे वो हमारी लेबोरेटरी में आएंगे और लेबोरेटरी उसको फर्दर एग्जामिन करेगी। ब्लड सैंपल मिले थे वहाँ से? ये देखिए, ये अंडर द वे है प्रोसेस, और ये अभी यहाँ पर रिवील नहीं किया जा सकता।
दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा और आफताब के जानकारों और उनके घर वालों के बयान दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक जबड़ा बरामद किया है जिसमें दांतों में 3 जगह रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। पुलिस ने इस जबड़े की पहचान के लिए मुंबई और दिल्ली के 2 डॉक्टरों से संपर्क किया है। श्रद्धा ने मुंबई के डॉक्टर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था। श्रद्धा की हत्या 18 मई को हुई थी। हत्या के 6 महीने बाद आरोपी आफताब को पकड़ा गया। उसने खुलासा किया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों तक जंगल में फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे टुकड़े फेंकने के लिए निकलता था। अब आरोपी को 5 दिन की रिमांड के बाद पुलिस मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अभी तक कई अहम सबूतों को बरामद नहीं कर पाई है। इस पूरे हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। ऐसे में पूरा केस टेक्निकल, साइंटिफिक और फॉरेंसिक जांच पर टिका हुआ है। अब मंगलवार को पुलिस आरोपी को 5 दिन की रिमांड के बाद फिर से पेश करेगी और पुलिस चाहेगी कि उसकी और रिमांड मिले, जिससे उससे आगे की पूछताछ हो और इस मामले में सभी वैज्ञानिक टेस्ट जल्दी हों। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हर मामले में अपराधी को एक नजर से नहीं देख सकते। अपराध के मनोविज्ञान को समझने वाले यह बात जानते हैं कि आफताब अमीन पूनावाला की आपराधिक मानसिकता की अलग बुनावट रही होगी, निर्भया के हत्यारे की मानसिक बुनावट अलग रही होगी। एक अपराधी के धर्म से उस धर्म को अपराधी साबित नहीं कर सकते, ना ही उस धर्म को लेकर असुरक्षा और नफरत की भावना पैदा कर सकते हैं। हत्या और अपराध की इस सनक को धर्म के चश्मे से मत देखिए, वरना आप अपने प्रेमी या पति या जीवन साथी में ऐसे लक्षण नहीं देख पाएंगे। ये लक्षण हर धर्म और जाति के मर्द या स्त्री में हो सकते हैं, ज्यादातर मर्द में। हर रिश्ते में ऐसे पुरुष होते हैं जो हर दिन स्त्री पर हिंसा करते हैं और स्त्री उसे समझ नहीं पाती है, उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाती है। श्रद्धा वॉलकर को लेकर कहा जा रहा है कि जब आफताब अमीन पूनावाला उसे मारता पीटता था तो वह अलग क्यों नहीं हुई। यह सही नजरिया नहीं है। श्रद्धा या किसी भी लड़की में ऐसे साइकोपाथ को पहचानने की समझ नहीं भी हो सकती है। इस वजह से उसकी आलोचना सही नहीं लगती। आप श्रद्धा को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक श्रद्धा की मनस्थिति के बारे में जानकारी सामने नहीं आती है। ऐसे हिंसक रिश्ते से किसी के लिए निकलना एकदम से आसान नहीं होता है। इन पहलुओं को समझने का मौका हमने गंवा दिया। धर्म से जोड़कर गोदी मीडिया धर्म रक्षक बना फिर रहा है, जो खुद पत्रकारिता के धर्म की रक्षा नहीं कर पाता है। जरूरी है कि हम किसी में भी अपराध के इन भावी लक्षणों को पहचानें और समय से पहले सतर्क होना सीखें। साइकोपाथ भी एक समान नहीं होते। उनके भीतर देखा जाता है कि कहां तक करुणा और सहिष्णुता उसमें बची है और किस हद तक खत्म हो गई है। घटनाएं देश के अंदर यहाँ जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। ऐसी घटनाएं देश में विभिन्न तरह की अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होते हैं, महिलाओं पे भी होते हैं। समाज को आगे आना पड़ेगा, हम सबको राजनीति अलग करके आना पड़ेगा, तब जाकर के ये रुकेगी। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। Any heinous crime against any human being must be condemned, and I request the central government that we must all leave politics aside out of this, and all such cases should be on fast track courts and extreme and quick reactions, and such people should be punished and they must pay a big price for this very heinous crime that they do. अब बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण की वैधता के फैसले के साथ यह भी कहा जा रहा है कि अब 50% तक आरक्षण की सीमा टूट चुकी है। छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत होने जा रही है।
राज्य में एक नया विधेयक तैयार हो रहा है जिसे विधानसभा से एक संकल्प के रूप में पारित कराया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी कि इसे संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। नए विधेयक के आने के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 80% से ज्यादा हो सकती है। छत्तीसगढ़ इन दिनों गुस्से में है। कहीं चक्का जाम किया जा रहा है, कहीं धरना दिया जा रहा है। असल में छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ये देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पिछले 2 महीने से लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का नियम और रोस्टर लागू ही नहीं है। हाईकोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद से राज्य में आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर सक्रिय ही नहीं है। ये बात खुद सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में बताई। रायपुर के ऋषभ मांदलेकर पीटी पास कर चुके हैं। अपनी बात रखने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन दाखिले की खबर का कान इंतजार कर रहे हैं। घर वाले भी परेशान हैं। काउंसलिंग होती तो सीट अलॉट हो गई क्या? नहीं हुई। तो देरी हो रही है उसमें? हाँ, देरी हो रही है। तो उससे नुकसान होगा? हाँ, नुकसान होगा ना। हमारा पूरा पढ़ाई का फ्यूचर नुकसान हो जाएगा। अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो पीडब्ल्यूडी बच्चों को वैसे भी प्रिपेयर करने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और अगर ऐसी देरी हो रही है इस संबंध में तो इन लोगों का साल तो पूरा खराब हो जाना है। शिवज्ञा शिक्षक बनना चाहती हैं। बीएड की प्रवेश परीक्षा पास कर चुकी हैं। पहली काउंसलिंग में पसंद का कॉलेज नहीं मिला। अब आरक्षण रुकने की वजह से कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट ने इसे अभी बैन कर दिया है रिजर्वेशन के कारण। सर बस तब से हम वेट कर रहे हैं, अभी 1.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। रायपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के काउंसलिंग इंचार्ज ने बताया कि पहली काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई रोक दी गई है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट का काम रुका हुआ है, तो जिस कारण से उनका एडमिशन रुका हुआ अभी। आरक्षण लागू नहीं होने से राज्य में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एमसीए की तकरीबन 23,000, बीएड की लगभग 14,000 सीट में दाखिले रुक गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियां और उनके परिणाम रोक दिए गए हैं। 12,000 शिक्षकों की भर्ती समेत कई पदों की अधिसूचना रोक दी गई है। लगभग 1,000 रिक्त पदों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आदिवासियों के आरक्षण खत्म होने पर सर्व आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि 1-2 दिसंबर को सदन का विशेष सत्र बुलाकर समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार 4 साल से हाई कोर्ट में सही जवाब नहीं दे पाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बना तो हम 32% आ गए, तो हमको 20% 12 साल तक दिए, उसका बैकलॉग चाहिए। और पदोन्नति में आरक्षण अभी बंद है, उसको लागू करना चाहिए। दूसरा, स्थानीय भर्ती जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों में 100% आरक्षण है, वो भी अभी स्थगित हो गया है। सरकार ने जिस तरीके से जालसाजी के तहत ओबीसी के साथ में खेल खेला, एसटी के साथ में खेल खेला, और उसका चेहरा, वास्तविक चेहरा आज जनता के सामने में है। पहले कुणाल शुक्ला के माध्यम से उन्होंने आरक्षण के विषय को लेकर के जिस तरीके से नाटक रचा, और दूसरे तरफ उन्होंने एसटी आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से केपी खांडे को पुरस्कृत करने का कार्य किया, ये पूरे प्रदेश की जनता ने उसको देखा है। विधानसभा का विशेष सत्र 1 और 2 तारीख को है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 तारीख को आरक्षण के मुद्दे पर ही विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। और बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं कि जिसकी जितनी आबादी है तो उसके हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाएगा। एडमिशन जो है प्रोसेस रुक गए हैं क्योंकि आरक्षण जो है बहुत जल्दी उसका हो जाएगा। अभी 1 दिसंबर को जो आरक्षण के लिए विशेष सत्र आयोजित की गई है, और उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण मिलेगा। बीजेपी के कार्यकाल में रमन सिंह की सरकार ने आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 58% कर दिया था। 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई। 15 अगस्त 2019 को नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा 82% तक जा पहुंचा था।
भूपेश बघेल की सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रमन सिंह सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था लागू की थी उसे बिना किसी ठोस आधार के लागू करने और 50% के दायरे से अधिक होने की बात कहकर रद्द कर दिया था। तब से राज्य में आरक्षण व्यवस्था खत्म हो गई थी और संभवतः छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य था जहां कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं थी। अब सभी चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो और इसी के मद्देनजर सरकार भी नए आरक्षण संशोधन को नवी अनुसूची में शामिल कराने का संकल्प पारित कर सकती है। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार अली और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश में निगम के चुनावों के बारे में तभी पता चलता है जब नतीजे आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। स्टिंग से लेकर एनिमेशन वीडियो के जरिए एक दूसरे को घेरा जा रहा है। बीजेपी ने आज एक स्टिंग किया है कि आम आदमी पार्टी कथित रूप से 80 लाख रुपए में टिकट बेच रही है। आम आदमी पार्टी ने इनकार किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।